छात्रों, आप सभी का पीएमडी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, वैदिक कालीन शिक्षा से या फिर इस टॉपिक से हर वर्ष जरूर 2-4 नंबर के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक कालीन शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैदिक काल का समय क्या था। तो छात्रों, वैदिक 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसको वैदिक काल कहा जाता था। इसको वैदिक काल कहने का कारण यह था कि इसी बीच जो है हमारे चारों महत्वपूर्ण वेद का रचना हुई थी। जो हमारे चारों महत्वपूर्ण वेद हैं उनकी रचना जो है इसी काल में हुई थी। अगर बात हो रही है इससे संबंधित इतिहास की, तो हम लोग एक और तथ्य जान लेते हैं कि एक जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर ने जो सबसे हमारा प्राचीन वेद है अर्थात ऋग्वेद जो है उसके बारे में कहा है कि इसकी रचना जो है 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1200 ईसा पूर्व में। किसने बताया? मैक्स मूलर का ये अंदाजा है। तो चलिए, ये तो रहा हमारा इतिहास की बात कि 2500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है इसी बीच वेदों का रचना हुआ था, इसीलिए इसको इसीलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। और इस ऋग्वेद की रचना जो है 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात कहा गया था किसके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा। आगे बात करेंगे हम लोग इस काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि इस काल में शिक्षा को किन नामों से जानते थे। तो उस काल में शिक्षा को हम विद्या, विनय, बोध, ज्ञान आदि नामों से जानते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या था? विद्या। तो इस काल में हम शिक्षा को विद्या के नाम से जानते थे। आगे बात करेंगे हम लोग कि उस काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो उस काल की शिक्षा व्यवस्था जो है 2 भागों में बटी हुई थी। हम देखते हैं कि उस काल की शिक्षा जो है 2 भागों में बटी हुई है, एक प्राथमिक और दूसरा उच्च शिक्षा। अगर प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत के बारे में, तो इसकी शुरुआत 5 साल के उम्र में हो जाती थी। यानी 5 वर्ष में ही बालक का प्राथमिक शिक्षा शुरू हो जाता था। और इसमें होता क्या था कि जैसे ही 5 वर्ष का बालक होता था तो बालक का इस उम्र में क्या करवाया जाता था? विद्यारंभ संस्कार। याद रखिएगा कि बालक की शिक्षा की शुरुआत जो है विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से। महत्वपूर्ण बिंदु है कि बालक की शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष में विद्यारंभ संस्कार के द्वारा। याद रखिएगा, वो भी प्राथमिक शिक्षा जो है 5 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से होता था। और शिक्षा दीक्षा घर पर हुआ करती थी। यानी विद्यारंभ संस्कार के बाद जो शिक्षा होती थी वो घर पर ही हुआ करता था। विद्यारंभ संस्कार के बारे में जान लें कि इसमें होता क्या था। तो विद्यारंभ संस्कार में कुल पुरोहित जो है बालक से 2-4 मंत्र उच्चारण करवाता था और कुछ शब्द जो है चावल पर उससे उंगलियों से लिखवा कर इस संस्कार को पूरा करवाता था। तो इस संस्कार के बाद बालक की जो है शिक्षा शुरू हो जाती थी। कहाँ पर? घर पर ही। जो प्राथमिक शिक्षा थी कहाँ होती थी? घर पर। और किस संस्कार के बाद? विद्यारंभ संस्कार के बाद। और इसमें पढ़ाया क्या जाता था कि बस भाषा और छोटे और सामान्य व्याकरण। इस काल में भाषा और सामान्य व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। कब? 5 वर्ष के बाद। अब जो है आगे बात करेंगे हम उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा की शुरुआत जो है उच्च शिक्षा जो है गुरुकुल में स्थान की बात करेंगे हम लोग तो गुरुकुलों में होती थी। कहाँ होती थी उच्च शिक्षा? कहाँ दी जाती थी? गुरुकुलों में। और इसकी शुरुआत किस वर्ष में होती थी? तो इसके लिए वर्ण के आधार पर अलग अलग समय दिया गया था। यानी जैसे कि अगर बालक ब्राह्मण वर्ण का हो तो उसको जो है उसको 8 वर्ष में शिक्षा की शुरुआत दी जाएगी। यानी बालक जो है गुरुकुल में प्रवेश कब करेगा? 8 वर्ष में। या फिर उसका उपनयन संस्कार। देखिए, इस जैसे ही बालक गुरुकुल में प्रवेश करता है तो उसका उपनयन संस्कार होता है। तो ये उपनयन संस्कार का जो समय है ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष। याद रखिएगा, जो उच्च शिक्षा की शुरुआत या गुरुकुल शिक्षा की जो शुरुआत होती थी वो ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के माध्यम से होता था या उपनयन संस्कार के बाद होता था। उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता था। यानी
गुरुकुल में प्रवेश करने या उपनयन संस्कार करवाने का जो समय था, ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष और शूद्र की अगर बात करेंगे हम लोग तो शूद्रों को उस काल में यानी वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसकी आप लोग आलोचना कर सकते हैं कि ये उस काल की एक कमी थी, उस काल में शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो इस दृष्टि से हम इसकी आलोचना कर सकते हैं कि उस काल में शूद्रों को आखिर क्यों नहीं शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। ये तो रही बात गुरुकुल शिक्षा के समय या गुरुकुल शिक्षा कब किस समय शुरू होता है, किन वर्णों के लिए, और उस वक्त होता क्या है। उस वक्त उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में प्रवेश कर जाता था। आगे बात करेंगे हम लोग उस वक्त जो है शिक्षा का प्रबंध कैसे होता था या फिर शिक्षा व्यवस्था कौन चलाता था। तो शिक्षा प्रबंध और प्रशासन की बात करेंगे हम, तो प्रबंध और प्रशासन की, तो उस वक्त की शिक्षा जो है राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। क्या थी? राज नियंत्रण से मुक्त। याद रखिएगा, उस वक्त जो है नियंत्रण से मुक्त। उस काल की अगर शिक्षा जो है राज के नियंत्रण से मुक्त थी और पूरी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी गुरुओं की हुआ करती थी। यानी गुरुकुल शिक्षा का सर्वा गुरु हुआ करता था, वही बालकों के भोजन की व्यवस्था करता था और उनके शिक्षा दीक्षा की सारी व्यवस्था कौन करता था? गुरु ही किया करता था। अब बात करेंगे कि उस वक्त आय का स्रोत क्या था गुरुकुल के लिए। तो गुरुकुल का जो आय का स्रोत था वो था भिक्षाटन और गुरु दक्षिणा। यानी छात्र जो शिष्य जो है भिक्षा मांगते थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद सामर्थ्य अनुसार गुरुकुल को गुरु दक्षिणा दिया करते थे। तो ये तो रहा उसके शासन और प्रबंध के बारे में बात। आगे हम बात करेंगे उस काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। शुल्क निःशुल्क था या शुल्क लिया जाता था। तो उस काल में शिक्षा क्या था? निःशुल्क था। याद रखिएगा, उस काल में शिक्षा क्या था? निःशुल्क। उस काल में शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। आगे अगले बिंदु के बारे में हम बात करेंगे तो जो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। अगला बिंदु क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य तो गुरुकुल शिक्षा या वैदिककालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। याद रखेंगे, ये प्रश्न अक्सर एग्जामों में पूछा है कि गुरुकुल काल में या वैदिककालीन शिक्षा में या ब्राह्मण कालीन शिक्षा में जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो वैदिककालीन शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। अगर अन्य उद्देश्यों की बारे में बात करें हम तो अन्य उद्देश्य थे चरित्र का निर्माण और जीविकोपार्जन और स्वास्थ्य संवर्धन आदि। स्वास्थ्य संवर्धन, जीविकोपार्जन और चरित्र का निर्माण आदि क्या था? अन्य उसकी उद्देश्य थे। लेकिन सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? सबसे प्रमुख उद्देश्य हमारा था मोक्ष की प्राप्ति। आगे हम बात करेंगे वैदिककालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी कि नहीं। हाँ, वैदिककालीन शिक्षा में व्यावसायिक बात किया जाए तो व्यावसायिक शिक्षा की, तो उस वक्त व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा के नाम से जानते थे। आगे देख लेंगे इसको। उस वक्त जो व्यावसायिक शिक्षा क्या बोलते थे? कर्म शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा के नाम से जाना जाता था। और उस वक्त जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, यानी छात्रों को उसके सामर्थ्य के अनुसार कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि सिखाए जाते थे। तो उस वक्त जो है बालक को जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय शिक्षा दी जाती थी, जो कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कृषि, पशुपालन या शस्त्र विद्या कह लीजिए या फिर व्यापार वगैरह सिखाया जाता था। तो आगे हम बात करेंगे कि उस वक्त शिक्षा व्यवस्था क्या थी या शिक्षा का जो पाठ्यक्रम कैसा था। तो देखेंगे उस वक्त का जो शिक्षा व्यवस्था था 2 भागों में बटा हुआ था। यह शिक्षा स्तर उस वक्त जो है वैदिककालीन शिक्षा का स्तर जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक था उच्च शिक्षा, उच्च स्तर। दूसरा था एक था प्राथमिक। पहला स्तर था प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर। दूसरा था उच्च स्तर।
वैदिक कालीन शिक्षा जो है दो भागों में बटा हुआ था। वैदिक कालीन शिक्षा दो भागों में बटा हुआ था, एक प्राथमिक स्तर, दूसरा उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर के बारे में पाठ्यक्रम की हम बात करें तो इसमें जो है सामान्य व्याकरण, याद रखेंगे इस वक्त जो है भाषा और सामान्य व्याकरण सिखाए जाते थे बालकों को। लेकिन जैसे ही हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे उस स्तर पर जाएंगे कि ये उच्च स्तर की शिक्षा जो है दो भागों में बटी थी। उस काल की जो उच्च शिक्षा थी दो भागों में बटा हुआ था, जिनको हम परा और अपरा के रूप में बांटते हैं। तो आपका वैदिक कालीन शिक्षा जो है परा विद्या और अपरा विद्या, परा विद्या और अपरा विद्या में बटा हुआ था। परा का मतलब होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफिजिक्स, यानी इस फिजिक्स से या इस भौतिक संसार से परे, यानी इस भौतिक संसार से परे की शिक्षा, यानी अध्यात्म की शिक्षा। तो अध्यात्म शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो परा विद्या के बारे में, परा विद्या में तो इसमें जो है वेदों, वेदांगों, दर्शन, पुराण आदि विषय थे। तो इसमें जो है इसमें जो है परा विद्या में हम वेद, वेदांगों, दर्शन, पुराणों आदि का अध्ययन करते थे। तो उस वक्त जो है परा विद्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। याद रखेंगे कि उस वक्त का जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम क्या पढ़ते थे? परा विद्या ग्रहण करते थे। तो परा विद्या में क्या पढ़ते थे हम लोग? वेदों और वेदांगों का अध्ययन, पुराणों, दर्शन शास्त्र आदि का अध्ययन करते थे। तो ये क्या होते हैं, हमको मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते थे। इसीलिए जो है परा विद्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। कब? वैदिक काल में। आगे बात करेंगे हम जो अपरा विद्या है। अपरा विद्या, इसको अपरा से अर्थात ये भौतिक संसार की विद्या, यानी भौतिक जीवन से संबंधित या व्यवहारिक जीवन से संबंधित शिक्षा। तो इसमें क्या होता था? कृषि, अगर बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे अपरा में तो क्या कहता? कृषि, पशुपालन और व्यापार आदि सब्जेक्ट हुआ करते थे। इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सारे जो है उस वक्त के विषय हुआ करते थे। तो अपरा विद्या में हम लोग क्या पढ़ते थे और उस वक्त के शिष्य क्या पढ़ते थे? क्या नाम है? भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र और इस तरह के विषय जो हुआ करते थे। अपरा में कृषि, पशुपालन इत्यादि ये सारे विषय हुआ करते थे। आगे बात करेंगे हम अगले बिंदु की। अगला बिंदु जो शिक्षा विधि के बारे में। उस वक्त शिक्षा विधि क्या थी? याद रखेंगे तो उस वक्त जो है शिक्षा विधि जो है मौखिक, मुख्यतः जो है शिक्षा विधि जो है मौखिक हुआ करती थी। याद रखेंगे शिक्षा जो सब क्या थे? मौखिक शिक्षा जो है मौखिक। याद रखिएगा, पूछेगा कि शिक्षा का माध्यम क्या था या स्वरूप कैसा था वैदिक काल में? तो वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक हुआ करता था। अब अगर हम बात करेंगे इनकी विधियों के बारे में, मौखिक रूप से किन किन विधियों से पढ़ाया जाता था, तो विधि जो थे व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि और चर्चा विधि, ये सब सारे, कहानी विधि, ये सारी विधियाँ थी उस वक्त शिक्षा प्रदान करने की। तो इसमें गुरु जो है शिष्यों को क्या करता था? प्रवचन दिया करता था और उपदेश दिया करता था। तो इसके माध्यम से ध्यानपूर्वक सुन करके शिष्य जो है ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो ये तो था उस वक्त शिक्षा प्रदान करने के जो विधियाँ थी। अगर बात आई है विधि के बारे में, तो कहानी विधि के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, तो कहा जाता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियाँ जो है जो राजकुमार हुआ करते थे उनको नीति शास्त्र समझाने के लिए लिखा था। क्या? नीति शास्त्र का अध्ययन करवाने के लिए, इस सब बताने के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों का लेखन किया था।
आगे बात करेंगे हम लोग उस वक्त का जो है शिक्षा के बारे में। जैसे गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु कौन होता था? तो गुरु जो है शिक्षा उस गुरु जो है अति ज्ञानी व्यक्ति। गुरु कौन होता था? गुरु के बारे में, गुरु के आचरण के बारे में, तो गुरु जो है अति ज्ञानी व्यक्ति, अति ज्ञानी व्यक्ति हुआ करता था। गुरु जो है बिल्कुल सबसे जो अति ज्ञानी व्यक्ति हुआ करता था उस वक्त का, और समाज में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था। याद रखेंगे कि गुरु को जो है समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। उस वक्त की खासियत यही थी। आगे बात करें गुरु, अगले बिंदु, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था? तो गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के भांति था। कैसा था? पिता पुत्र के भांति। उस वक्त जो है गुरु और शिष्य का संबंध के बारे में हम बात करेंगे तो पिता और पुत्र का संबंध था। गुरु बालक से एक पुत्रवत व्यवहार करता था और पिता जो है शिष्य जो है उसको पिता की तरह आदर सत्कार करता था अपने गुरु का। आगे हम बात करेंगे अनुशासन की। अगला बिंदु अनुशासन। तो उस वक्त का अनुशासन जो है अधिकतर सुअनुशासन पर आधारित था। इस वक्त अनुशासन के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। बालक जो है, शिष्य जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता था। क्या करता था? ब्रह्मचर्य। अगर अनुशासन की बात करेंगे तो बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था और मादक पदार्थ उसको नहीं लेने होते थे। उसको जो है गायन और नृत्य से दूर होना था, इससे उसका आनंद नहीं लेना था और बिल्कुल सात्विक भोजन वगैरह उसको ग्रहण करना होता था। तो ये तो था उस वक्त के अनुशासन के बारे में कि बालक बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और किसी जो है मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। आगे बात करेंगे हम लोग कि उस वक्त की परीक्षा प्रणाली और उपाधियाँ क्या थी। उस वक्त जो है परीक्षा कैसे हुआ करता था और उस वक्त उपाधि कैसी थी। परीक्षा और उपाधि के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो उस वक्त जो है परीक्षा मौखिक हुआ करती थी। याद रखेंगे वैदिक काल में परीक्षा मौखिक। परीक्षा कैसी था? परीक्षा का स्वरूप कैसा था? मौखिक था। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे प्रश्न आते हैं एग्जामों में कि वैदिक काल में परीक्षा कैसा होता था? मौखिक हुआ करता था। क्या था? मौखिक हुआ करता था। और इसमें जो है जो विषय को पूरा हो जाने के बाद, शिक्षा का समय, शिक्षा काल पूरा हो जाने के बाद गुरुकुल सभा बुलाता था और उसमें जो है छात्रों से कुछ प्रश्न पूछता था और उन प्रश्नों के बाद या उनसे कुछ निर्णय लिया करता, उन प्रश्नों के बाद स्वयं एक निर्णय लिया करता था या अपने स्वविवेक पर उनको पास फेल कर लीजिए या उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करता था। यानी उस वक्त जो है परीक्षा मौखिक हुआ करती थी। आगे बात करेंगे हम लोग उपाधियों के बारे में। उपाधियाँ कौन कौन सी थी? तो छात्रों उस वक्त जो है उपाधि की बात किया जाए तो शिष्यों को स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य नामक उपाधियां दी जाती थी। अब बात करेंगे हम लोग कि ये किस किस विषय को पढ़ने के बाद ये उपाधियां दी जाती थी या कौन से ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उपाधियां दी जाती थी और कितने समय में दी जाती थी। तो देखेंगे हम लोग स्नातक जो है आपको पहले वेद यानी एक वेद के ज्ञाता आप हो गए या एक वेद का अध्ययन कर लिया तो आपको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। एक वेद पढ़ने के बाद तो आपको एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता था। एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता था और इसके अध्ययन का समय 12 वर्ष हुआ करता था। एक वेद का अध्ययन कितना समय लगता था? 12 वर्ष। यानी हर वेद को पढ़ने के लिए आपको 12 वर्ष का समय देना पड़ेगा। अगर वसु होंगे तो वसु होने के लिए शर्त था कि आपको 2 वेदों का अध्ययन करना होता था। तो 2 वेद के अध्ययन करने के बाद बालक को वसु की उपाधि दी जाती थी। किसकी उपाधि? वसु की उपाधि दी जाती थी 2 वेद के अध्ययन करने के बाद। इसमें टोटल समय लगता था 24 वर्ष। यानी वसु बनने में बालक को 24 वर्ष का समय लगता था। तीसरे वेद का अध्ययन आपने कर लिया तो आपको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। तो 3 वेद आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको रुद्र की उपाधि दी जाएगी
और रुद्र की उपाधि पाने तक आपको 36 वर्ष का अध्ययन का टाइम देना पड़ेगा। 36 वर्ष तक बालक को अध्ययन करना पड़ता था। आगे बात करेंगे अगली उपाधि के बारे में। अगली उपाधि का नाम था आदित्य। आदित्य मतलब चारों वेदों का ज्ञाता। उस वक्त जो बालक या जो शिष्य चारों वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको आदित्य नामक उपाधि दी जाती थी। और आदित्य बनने तक बालक को 48 वर्ष का समय देना पड़ता है। यानी 4 वेद और इसको पढ़ने में टोटल 48 वर्ष लगते थे। 48 वर्ष यानी 4 वेद का ज्ञाता आदित्य कहलाएगा। टोटल समय कितना रहेगा? 48 वर्ष। यानी हर वेद को पढ़ने में आपको 12 वर्ष का समय देना पड़ेगा। और अगर चारों वेदों का आपने अध्ययन कर लिया तो आपको आदित्य की उपाधि दी जाएगी गुरु के द्वारा। तो ये तो था वैदिक काल में शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के स्तर, शिक्षा में पाठ्यक्रम, अनुशासन और जो शिक्षा का स्वरूप और परीक्षा उपाधि सबके बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वो बातें न समझ में आई होंगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम अगली कक्षा में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।